आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा रांची के बच्चों की बनाई पेंटिंग्स की भी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बनाई गई ये पेंटिंग्स आम से लेकर खास तक को आकर्षित कर रही है। दिल्ली में आयोजित वीर रंग ऑपरेशन सिंदूर चित्रकला प्रदर्शनी लगी है, जिसका बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। 2 दिवसीय इस प्रदर्शनी का सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी बारीकी से अवलोकन करते नजर आए। ये प्रदर्शनी ऑपरेशन सिंदूर पर भारत सेना की वीर गाथा पर आधारित है। खास बात यह है कि इन पेंटिंग्स को रांची के स्कूली बच्चों ने आकार दिया है। रांची के 50 स्कूलों के 20,000 से ज्यादा बच्चे पेंटिंग बनाने का हिस्सा बने। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय सेना जिंदाबाद, 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 भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इन पेंटिंग्स का दीदार कर हर कोई बच्चों की कला की तारीफ कर रहा है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन की हैं, जहां एक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। खास बात यह है कि इसे 2 युवाओं ने तत्काल बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कामयाब बनाया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों युवकों ने एक डूबती युवती को सुरक्षित बचाने का काम किया। दरअसल आरओ वाटर बांटने वाले दीपेश चौहान और सुजल ने रास्ते से गुजरते हुए बचाओ बचाओ की आवाज सुनी। इस आवाज पर ओंकारेश्वर नहर के पास जाकर जब उन्होंने देखा तो वहां एक युवती तेज बहाव में बबूल की झाड़ी पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करते हुए मदद के लिए चिल्ला रही थी। ऐसे में दोनों युवकों ने आनन फानन में अपने स्वेटर को आपस में बांधा, जिसके एक छोर को पकड़कर दीपेश नहर में उतर पड़े और दूसरे छोर को सुजल पकड़े रहे। फिर दोनों ने मिलकर उसी स्वेटर के सहारे युवती को नहर से बाहर निकाला। राजस्थान के धौलपुर में सड़क पर सुरक्षित यात्रा को लेकर अनोखे अंदाज में जागरूक करने के लिए एक प्रभावकारी नाट्य रूपांतरण को दर्शाया गया, जिसमें आरएसी के जवान अलग अलग रूपों में नशा करके गाड़ी नहीं चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने, तय गति सीमा का पालन करने का संदेश देते नजर आए। आरएसी बटालियन के डिप्टी कमांडेंट सुरेश सांखला के नेतृत्व में उनके पुत्र और जवानों ने इसमें अहम भूमिका निभाई, जिसमें यमराज से लेकर चित्रगुप्त के रूप में लोगों को सड़क पर सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया, ताकि सड़क पर होने वाले हादसों से बचा जा सके। राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघिन ST-30 और उसके 3 शावक अटखेलियां करते कैमरे में कैद किए गए। दरअसल टाइगर रिजर्व में टहला गेट से पांडुपोल हनुमान मंदिर जाने के रास्ते में पर्यटकों के साथ ही श्रद्धालुओं को इस अद्भुत नजारे का दीदार करने का मौका मिला। अक्सर हजारों रुपए खर्च कर भी पर्यटकों को बाघ का दीदार नहीं होता, लेकिन मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं को बिना किसी सफारी बुकिंग के ही इस नजारे को देखने का मौका मिला। इस नजारे को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। फुटबॉल के सुपरस्टार लियोनेल मेसी अपनी भारत यात्रा के दौरान जब वन्यजीव संरक्षण केंद्र वनतारा पहुंचे तो वहां से उनकी कई दिव्य तस्वीरें सामने आईं। इन तस्वीरों में मेसी वन्य जीवों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करने के साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना कर देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हुए दिखे। मेसी ने अम्बे माता, भगवान गणेश, हनुमान पूजा के साथ ही शिव अभिषेक में पूरे भक्तिभाव में दिखे। इस विशेष अवसर पर उन्होंने विश्व शांति और एकता की कामना की। इन खास पलों के दौरान इंटर मियामी के मेसी के साथी खिलाड़ी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी उनके साथ मौजूद रहे। और अब बात करते हैं दिल्ली की जहरीली हवा की। दिल्ली प्रदूषण से करा रही है। हवा में धुआं फैला हुआ है, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए जगह जगह वाटर स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके बावजूद AQI का स्तर काफी खराब है। दिल्ली में जो इस वक्त हाल है, कुछ वैसी ही स्थिति 2016 में से पहले बीजिंग की थी। इसी के मद्देनजर चीनी दूतावास की प्रवक्ता सलाह दे रही है कि किस तरह बीजिंग ने घनघोर प्रदूषण पर काबू पाया। देखिए इस रिपोर्ट में।
दिल्ली और एनसीआर में लोग जहरीली हवा की गिरफ्त में हैं। दिल्ली की हवा अब सिर्फ मौसम नहीं रही, ये हर साल लौटने वाली स्वास्थ्य चेतावनी बन चुकी है। लिहाजा इस खराब हवा से बचाव की सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि सर्दियां आते ही आसमान धुंधला हो जाता है और लोग ऐसी हवा में सांस लेने को मजबूर होते हैं जो शरीर के लिए जहर जैसी है। दिल्ली एनसीआर में बीते कुछ दिनों से चल रही तेज सर्द हवाओं के बाद भी प्रदूषण के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। आप देखिए कि 13-14 को किस तरीके से AQI 500 के पार पहुंच गया था और जहां पे मैं खड़ा हूं यहां से सामने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। लेकिन हवा चली और उसका फर्क ये पड़ा कि AQI 16 तारीख को 310 के करीब पहुंच गया। यानी मौसम में जब बदलाव हुआ तभी AQI कम हुआ। ग्रैब 4 लगाया गया है, तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन उसका उतना इम्पैक्ट ग्राउंड पर नजर नहीं आता है कि एकदम से डिप हो जाए। डिप हुआ जब मौसम में बदलाव हुआ। आज से और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। जो दूसरे राज्यों की रजिस्टर्ड व्हीकल हैं उनको आने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन जो ये डबल अटैक है लोगों पर दिल्ली और एनसीआर के, कि एक तो कोहरा हाई है और साथ ही साथ पॉल्यूशन है, तो इन दोनों ने मिलकर सुबह के वक्त जो विजिबिलिटी एक्सप्रेसवे पे जो तमाम ओपन इलाके, खुले इलाके हैं, वहां पर तो कम की ही, साथ ही साथ लोगों के सेहत पर भी इसका बेहद बुरा असर पड़ रहा है। दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए प्रशासन ने प्रदूषण पर लगाम के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इसके तहत BS6 मानक से नीचे की सभी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस फैसले को सख्ती से लागू कराने के लिए दिल्ली की सभी प्रमुख सीमाओं पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है। गाजीपुर, टिकरी, सिंधु, बदरपुर, चिल्ला, कापासहेड़ा, धौला कुआं समेत दूसरे बॉर्डर पॉइंट्स पर दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीमें तैनात की गई हैं। बॉर्डर पर आने वाली दिल्ली से बाहर के राज्यों की गाड़ियों को रोककर उसकी RC यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जांच की जा रही है। आज से दिल्ली में नॉन BS6 कंप्लायंट गाड़ियां जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। देखिए, दिल्ली और यूपी का ये बॉर्डर है जहां पे गाड़ी नॉन BS6 कंप्लायंट है और दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। और पीक आवर्स में पुलिस की तरफ से कोशिश ये हो रही है, जॉइंट ऑपरेशन में यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो है उनका जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। कोशिश ये हो रही है कि इस वक्त जो कार्रवाई है असल में उनको वापस भेजा जाए उत्तर प्रदेश की तरफ, क्योंकि दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है। अभी दिल्ली में आदेश दिया गया है जो नॉन BS6 गाड़ियां उनकी एंट्री नहीं है। क्या आपको रोक दिया गया अब यहाँ? नहीं पता था ना जी, क्या बता रहे हैं पुलिस वाले? वो वापस लेने के लिए बता, वापस करने के लिए। अभी चालान वगैरह नहीं हो रहा है, वापस जाने के लिए कहा जा रहा है जी, क्योंकि पीक आवर्स है, इसलिए ट्रैफिक जाम उसकी वजह से ना लगे, इसकी वजह से ये कोशिश दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के जॉइंट टीम के द्वारा किया जा रहा है। यूपी 16 की ये गाड़ी है, नॉन BS6 कंप्लायंट है और दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, प्राइवेट नंबर की गाड़ी है, इस वजह से इसको वापस भेजा जा रहा है। और आप दूर तक देखेंगे तो मैनुअली ये पूरा ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। वहीं दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल नियम भी लागू हो गया है। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी PUC सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दिया जा रहा है। बिना PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए गए हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया है। 18 दिसंबर से किसी भी पेट्रोल पंप में PUCC सर्टिफिकेट जो होता है पोल्यूशन का, उसके बिना पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है और आज 18 दिसंबर की सुबह सुबह हम मौजूद है एक पेट्रोल पंप पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो तेल भरवाने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पे दिल्ली सरकार ने मैंडेटरी किया है कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो है वो लोगों को देना पड़ेगा, तभी ये। और इससे अगर बात की जाए सर, जो दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट लोग देंगे तभी तेल मिलेगा, क्या लगता है ये फैसला किस तरह का है? ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, और पॉल्यूशन पर असर आना चाहिए इससे। देखो
अच्छा, जो पिछले की सरकारें थी और अब की सरकार है, तो पोल्यूशन से निपटने के लिए जो काम कर रही है सरकार कर रही है। हाँ, पहले वाली करती थी, अब की बार कुछ नहीं करा उन्होंने। हाँ, आप देखेंगे भी वो कुछ भी नहीं कर रही है। बहुत अच्छा फैसला है। इससे एटलीस्ट ये तो रहेगा कि जिन लोगों का पीयूसी एक्सपायर्ड है वो अपना पीयूसी कराएंगे और उससे पॉल्यूशन कम होगा डेफिनेटली। तो ये एक अच्छा डिसीजन है उनका। आप लोग यहाँ पे सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं? जो सर्टिफिकेट नहीं चेक करते, वो मशीन बताती है अच्छा, इस गाड़ी पे तेल नहीं डालना है, अच्छा, उसको नहीं डालेंगे तेल। यानी ये सिस्टम ऑटोमेटिक आपके पास काम- ऑटोमेटिक लगा हुआ, ऑनलाइन कैमरे हैं, जो कैप्चर करती है, वो मशीन चिल्लाती है कि इस फलां नंबर गाड़ी में तेल नहीं डालना। अच्छा, तो हम नहीं डालेंगे, क्योंकि वो पोल्यूशन होगा फिर डाला जाएगा। भले ही लोगों को पता ना लगे, ये सारे ऑटोमेटिक सिस्टम है। पोल्यूशन की जांच कैमरे के द्वारा होती है, और अगर जो आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। वहीं दिल्ली की खराब हवा को देखते हुए पड़ोसी देश चीन ने भारत को प्रदूषण से निपटने के तरीके बताए और ये भी बताया कि बीजिंग प्रदूषण से निपटने में कैसे कामयाब रहा। चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चीन ने 6NI जैसे बहुत सख्त नियम बनाए, पुरानी ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को धीरे धीरे हटा दिया, लाइसेंस प्लेट लॉटरी के जरिए कारों की ग्रोथ पर रोक लगाई, और इवन या हफ्ते के दिनों में ड्राइविंग के नियमों से कारों की संख्या पर रोक लगाई, दुनिया के सबसे बड़ी मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ बदलाव को तेज किया और बीजिंग तियानजिन हेबेई क्षेत्र के साथ मिलकर प्रदूषण कम करने पर काम किया। हालांकि चीनी दूतावास की प्रवक्ता ने ये भी कहा कि साफ हवा रातों रात नहीं मिलती, लेकिन ये मुमकिन है। जहां तक चाइना का क्लीन करने का सवाल है, बेसिकली वहां का जो मेजर इशू था वो था बिकॉज ऑफ द थर्मल पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज, एंड वहां पर तो खैर डेमोक्रेसी नहीं है, तो उन्होंने ओवरनाइट एक हफ्ते के अंदर सारी की सारी फैक्ट्री चाइना से बीजिंग से निकाल के और बाहर फेंक दी, और इमीडिएटली वो समझ में आ गया। हमारे समस्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो कॉम्प्लिकेटेड समस्या क्या है कि सबसे बड़ा जो सोर्सेज हैं वो डायनेमिक सोर्सेज हैं। तो पहला आ गया आपका ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट के अंदर कंजेशन जैसे बढ़ रही हैं चीजें, आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? मतलब वो वाली प्रॉब्लम है। हमको देखना है ये मॉडल कि या तो ईवी के अंदर इमीडिएटली कर दें, लेकिन अगर कोई ईवी कर लिया तो 50% तो चला जाएगा, लेकिन डस्ट का प्रदूषण तो बढ़ेगा ही सही। जब आपके व्हीकल रहेंगे और अपनी जगह नहीं है चलने के लिए, कंजेशन होगा, तो वाली सिचुएशन तो आएगी। पिछले 2 दशकों में चीन दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में गिना जाता था। बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझू जैसे शहरों में धुंध यानी स्मॉग की मोटी परत नजर आती थी, लेकिन 2013 के बाद से चीन ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय शुरू किए, जिसका असर भी दिखा। चीन ने प्रदूषण से निपटने के लिए जो काम किया वो अब पूरी दुनिया के लिए मॉडल बन चुका है। दिल्ली से अमरदीप कुमार, मनीष चौरसिया और हिमांशु मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे। उत्तर भारत में अभी कुछ दिन और रहेगा घना कोहरा। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पीएम मोदी को ओमान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला। उन्हें सुल्तान हैथम बिन तारिक ने ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। इससे पहले दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान भारत और ओमान के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोनों पक्षों ने CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। इस समझौते से भारत के टेक्सटाइल, फुटवेयर, ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर्स को सीधा फायदा होगा। ओमान की राजधानी मस्कट में पीएम मोदी ने भारत ओमान बिजनेस समिट को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्टार्टअप से भारत में निवेश करने और नए प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने राजधानी मस्कट में भारतीय प्रवासियों और छात्रों को भी संबोधित किया। 3 देशों की यात्रा के बाद पीएम मोदी अब स्वदेश वापसी के लिए मस्कट से रवाना हो गए हैं। लोकसभा में VBG रामजी बिल यानी विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 लोकसभा में पास हो गया। अब नए कानून का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 होगा। ये नया कानून 20 साल पुराने मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लेगा। इस बार गणतंत्र दिवस पर EU प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि होंगे। चर्चा है कि जब ये 2 टॉप लीडर्स भारत आएंगे तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच शिखर सम्मेलन भी आयोजित हो सकता है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौते होने की संभावना भी जताई जा रही है।
गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कुलगाम पुलिस ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए कांजीगुंड के राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी है। वाहनों की आवाजाही और यातायात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और राजमार्ग पर आने जाने वाले वाहनों की कड़ी चेकिंग हो रही है। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से चीतों की तीसरी खेप लाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए जाएंगे। इसे लेकर मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज इन व्यवस्थाओं का जायजा लेने बोत्सवाना का 3 सदस्यीय दल भी यहां पहुंचा था। इन अधिकारियों ने पार्क में घूमकर यहां बनाए गए बाड़े देखे, साथ ही चीतों के भोजन, पानी आदि व्यवस्थाओं की स्थिति देखी और इंतजामों की सराहना की। बोत्सवाना से चीतों को जनवरी में लाया जा सकता है। देश के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, पूर्व उत्तर भारत, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में कल से 21 दिसंबर तक घने कोहरे की संभावना जताई गई है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में पहाड़ों पर 23 दिसंबर तक बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी बारिश की चेतावनी है। और अब बात आईपीएल के नए सितारों की। आईपीएल क्रिकेट का ऐसा मंच है जहां पर नौजवान खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। पिछले 18 साल से आईपीएल का आयोजन हो रहा है। इस दौरान देश और दुनिया के कई युवा खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री मारी। 19वें सीजन के लिए खिलाड़ियों का ऑक्शन हो चुका है। इस बार छोटे शहरों और कस्बों के कई युवा खिलाड़ियों ने बाजी मारी है। आईपीएल 2026 सीजन से पहले आयोजित मिनी नीलामी पूरी हो गई। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। वहीं 20 साल के प्रशांत वीर और 19 साल के कार्तिक शर्मा इस सीजन के सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। प्रशांत उत्तर प्रदेश से हैं, जबकि कार्तिक राजस्थान के रहने वाले हैं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां उधमपुर के ब्रिजेश शर्मा पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। इस अनजान खिलाड़ी ने पत्थर भी तबीयत से उछाला और आईपीएल के आसमान में सुराख भी कर दिया। ब्रिजेश शर्मा दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और उन पर राजस्थान रॉयल्स ने दांव लगाया है। ब्रिजेश बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता उधमपुर में मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालते हैं। मां एक स्कूल में साफ सफाई का काम करती थी। अपने बेटे की कामयाबी पर माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। देख सकते हैं कि छोटा सा घर है, सपने बड़े थे, सपने अब रंग आ रहे हैं, पूरे होते दिख रहे हैं। इनके जो पिताजी हैं ब्रिजेश शर्मा के, वो यहाँ पर मजदूरी का काम करते हैं और इनकी माताजी हैं वो गृहिणी हैं और इन्होंने हमेशा जो है अपने बेटे को सपोर्ट किया। मुझे बताइए, आपके बेटे को इतने बड़े मंच पर अब खेलने का अवसर मिलेगा, कितनी खुशी है मन में, क्या भाव है मन में? हाँ जी, खुशी तो है, खुशी तो सबको है। हाँ जी। तो जब इसने क्रिकेट खेलना शुरू किया तब आपको लगता था कि इतना आगे जाएगा? सर मेरे को तो नहीं लगता था उस टाइम। मैं इसको बोलती थी पढ़ाई करो बच्चों, पढ़ाई करो। अच्छा, विश्वास था कि ये एक ना एक दिन कुछ बड़ा हासिल करेगा? बचपन में तो नहीं ये चीज़ें, इन चीज़ों का इतना पता था कि क्या कहाँ किस लेवल तक जाना है, लेकिन हाँ धीरे धीरे जब पता लगने लगा तो डेफिनेटली फिर वो एक मन में आस थी कि हाँ ये बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलने जा रहा है। हाँ, ये तो बहुत बड़े गर्व की बात है हम सबके लिए। आईपीएल में अगर किसी एक खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, तो उसका नाम प्रशांत वीर है। यूपी के अमेठी के रहने वाले 20 साल के बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर प्रशांत वीर इस आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए। प्रशांत की इस उपलब्धि के बाद उनके गांव संग्रामपुर से लेकर पूरे अमेठी जिले में जश्न का माहौल है और घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सबसे पहले तो आप माता जी हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके लड़के का चयन इतने हुआ है। क्या कहना चाहेंगी ये माँ होने के नाते आपके अपने बेटे को लेकर? बहुत बहुत ज्यादा खुशी है भैया, लेकिन उस खुशी को हम बयां नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं हम उनके इस खेल से, बहुत ज्यादा मतलब प्रसन्न हैं। अब भाई अच्छा तो लग ही रहा है, वो तो कोई कहने की बात है नहीं। गांव की गलियों से क्रिकेट खेलते हुए प्रशांत वीर ने अमेठी स्टेडियम से लेकर लखनऊ तक का सफर अपने कठिन परिश्रम और समर्पण से तय किया है।
उत्तर प्रदेश रणजी टीम में चयन के साथ ही उन्होंने ये साबित कर दिया कि जुनून, मेहनत और विश्वास से कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। राजस्थान के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने मैदान पर ही नहीं, नीलामी टेबल पर भी गेंद को स्टेडियम के बाहर भेज दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने कार्तिक पर 14 करोड़ 20 लाख की रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाई। कार्तिक के चयन के बाद भरतपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्तिक बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता मनोज शर्मा प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते थे, वहीं कार्तिक भी घर चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाते थे, जबकि मां राधा शर्मा आंगनवाड़ी सहायिका है। यही नहीं, कार्तिक के पिता ने पानी और कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई भी की है और छोटी छोटी मजदूरी कर अपने बेटे को क्रिकेट खिलाते थे। लेकिन बेटे के चयन के बाद परिवार बेहद खुश है। बहुत खुशी हो रही है, घर पे भी अच्छा माहौल है और सब पहली बार हुआ है तो सब खुश हैं ज़्यादा। जल्दी सक्सेस मिली नहीं, कई ब्रेक भी मिले, फिर कभी बीच में 14 खेला, फिर लगातार 16 खेला। 16 के बाद में फिर 4 साल का ब्रेक आया कि 4 साल लगातार सिलेक्शन नहीं हो रहा मेरा। पापा ने बोला कोई बात नहीं, अपने काम पे ध्यान रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे। फिर 19 खेला, 19 में अच्छा करके फिर रणजी ट्रॉफी में चांस मिला, रणजी ट्रॉफी में अच्छा किया, फिर अब IPL में चांस मिलेगा। गोरखपुर के छोटे गांव से निकलकर विशाल निषाद ने देश के बड़े क्रिकेट मंच पर अपना नाम स्थापित कर लिया है। 4 साल पहले उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट का सपना देखा था। आज वो उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां तक पहुंचने में लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं। विशाल की शुरुआत किसी अकादमी के शानदार ग्राउंड से नहीं, बल्कि गांव के खेतों से हुई। मजदूर पिता के सबसे छोटे बेटे विशाल ने IPL में सिलेक्ट होकर गोरखपुर का नाम रोशन कर दिया है। विशाल मिस्टर स्पिनर है और उनकी फिरकी के जाल में बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज भी फंस जाते हैं। पंजाब किंग्स ने उन्हें 30 लाख रुपए की बोली लगाकर खरीदा है। विशाल की सफलता से उसके गांव में खुशी का माहौल है। क्लास 9th या 8th में था ऐसे ही कुछ, तो वो बहुत क्रिकेट खेलने जाता था वहाँ से भी। तो ऐसे ही क्लासेस चलते रहते तो उसको कॉल आता था उसके फ्रेंड्स का कि यहाँ पे मैच खेलना है, वहाँ पे मैच खेलना है, तो वहाँ से वो छुट्टी लेके जाता था, लेकिन मैच जरूर खेलने जाता था। गांव में बहुत अच्छा माहौल है, बहुत खुशी है, सारे लोग बहुत खुश हैं। गांव की गलियों से होते हुए ये होनहार क्रिकेटर अब IPL में बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के साथ खेलते नजर आएंगे। इन्होंने अपनी कामयाबी से ये साबित कर दिया है कि कड़ी मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अमेठी से अभिषेक त्रिपाठी, भरतपुर से सुरेश कुमार और गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ जम्मू से सुनील जी भट्ट। गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आ गए हैं धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को शेयर मार्केट में मामूली गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 78 अंक गिरकर 84,482 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 3 अंक फिसला, ये गिरकर 25,816 पर आ गया। चांदी की कीमतों में फिर से उछाल देखने को मिली, हालांकि सोना स्थिर रहा। गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,36,500 रुपए पर स्थिर रही। वहीं चांदी 1,800 रुपए महंगी हो गई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 2,07,600 रुपए के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूती मिली। गुरुवार को रुपया 12 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपये की कीमत 90 रुपए 26 पैसे हो गई। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी नाम की महिमा की। कई लोग अपनी किस्मत बदलने के लिए नाम बदल लेते हैं या फिर नाम की स्पेलिंग में बदलाव कर लेते हैं, लेकिन क्या वाकई इससे फायदा होता है? इस मुद्दे पर लोग क्या सोचते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यही सवाल जब आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज के सामने एक भक्त ने किया, तो उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। क्या नाम में ही सब रखा है? क्या नाम बदलने से किस्मत के सितारे बदल सकते हैं? क्या नाम के अक्षरों में किस्मत का राज छिपा है, या फिर नाम के अलावा भी बहुत कुछ है जिससे चीजें बदल सकती हैं, किस्मत निखर सकती है?
ऐसे ही एक सवाल वृंदावन के आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज के सामने भी आया। उन्होंने भी इसको लेकर अपनी राय दी। इसमें उन्होंने अपनी नाम बदलने या स्पेलिंग में बदलाव की बजाय नाम, जप और धर्म कर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी। कुछ लोगों को ऐसा विश्वास होता है कि अपने नाम की स्पेलिंग या कोई एक अक्षर बदल लेने से तकदीर बदल जाती है। कई सितारे इसकी मिसाल हैं, जिन्होंने गुड लक के लिए अपने नाम की स्पेलिंग ही बदल डाली। ऐसे में इसको लेकर पुणे की गौरी के मन में एक सवाल आया। उन्होंने ये सवाल प्रेमानंद जी महाराज के सामने रखा। क्या वाकई नाम की स्पेलिंग बदलने से जीवन बदल जाता है? क्या ऐसा करने से अमीर हुआ जा सकता है या सपनों को पूरा किया जा सकता है? ऐसे में प्रेमानंद जी महाराज ने इस सवाल पर अपनी राय रखी और खास सलाह भी दी। अब इस पर आम लोग क्या सोचते हैं, जरा ये भी हम जान लेते हैं। मथुरा में हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। प्रेमानंद जी ने जो कहा, कल के अंगूठी लोग पहनते हैं, अंगूठी बेचते हैं, कुछ लोग नाम के अक्षर बदलवाते हैं, तो क्या इनसे भाग्य बदलता है? कितनी उनकी बात में जो है? देखिए, ऐसा होता है, ये तो सब कर्म की बात होती है। जिस समय जो मगर वो हमको लाभदायी है, अच्छा है, मगर इससे कुछ नहीं है कि आपने आज ये नाम बदल लिया, आज कल वो नाम बदल लिया, इससे तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी, कभी नहीं चमक सकती है। बिल्कुल मिथ्या है ये। देखो, जो कर्म में लिखा हुआ है वो नहीं मिटता है। अब ये तो अपना अपना विचार है, जैसा आप चाहे वैसा होता है। वो मैं क्या बात है, जो कर्म में लिखा है वो नहीं बिगड़ेगा अपना। तो क्या नाम बदलने से, अल्फाबेट बदलने से कुछ नहीं होगा अपना? कुछ नहीं होगा। नहीं, हमारी सिंह राशि है तो उससे क्या होता है? अपनी कुछ नहीं। अपने जन्म राशि जो देती उसी के अनुसार होना है। और भले ही अंगूठी पहन लो, नग पहन लो, अरे भाई, जिस नाम पर, जिस तुला राशि पर, जिस वृष राशि पर, जिस पर भी जो भी ग्रह सूट करेगा वो नग पहन सकता है। वो उसकी क्या है, ग्रह में केवल इतना अंतर आता है कि जो ग्रह की चाल है, जो कि ग्रह की चाल है, जैसे ही गाड़ी स्पीड से चल रही है, हमने ब्रेकर लगा दिया तो ब्रेकर पर गाड़ी रुक तो डाउन तो हो जाएगी, स्पीड तो डाउन हो जाएगी, लेकिन रुक नहीं सकती गाड़ी। तो जो कर्म में जैसा लिखा है राशि के अनुसार, उसी के अनुसार वही होना है। नाम परिवर्तित करने से कोई मकसद नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा है। भगवान का भजन ही सब कुछ है। आप भजन करेंगे तो सारे ग्रह अपने आप खत्म हो जाएंगे, बाद बाकी नग पहनने से कुछ नहीं होगा। ठाकुर जी अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। देखिए, कर्म प्रधान है, इस भूमि पे कर्म प्रधान है। और नग की बात आप करें तो नग का साइड इफेक्ट बस इतना है कि ग्रह को मध्य सम कर सकती हैं, उससे कोई भाग्य नहीं बदल सकता है, उससे कोई भी भाग्य नहीं बदल सकता है। जब तक मनुष्य कर्म नहीं करेगा, जब तक उसको फल नहीं मिलेगा। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला कल। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर। T20 सीरीज के पांचवें और आखिरी मुकाबले के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम अहमदाबाद पहुंच गई है। दोनों ही टीमें एयरपोर्ट से सीधा होटल के लिए रवाना हो गई। 19 दिसंबर यानी कल नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में यह निर्णायक मैच खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है। चौथा मैच 17 दिसंबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होना था, जो कोहरे की वजह से रद्द हो गया। अब सीरीज में बढ़त बना चुकी टीम इंडिया सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम की कोशिश सीरीज में बराबरी करने की रहेगी। अंडर 19 एशिया कप 2025 का ग्रुप स्टेज खत्म होने के बाद अब बारी सेमीफाइनल की है। सेमीफाइनल के दोनों ही मुकाबले 19 दिसंबर यानी कल होंगे। ग्रुप में टॉप पर रही भारतीय टीम का सेमीफाइनल में मुकाबला ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर रहने वाली श्रीलंका की टीम से होगा। वहीं ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर रहने वाली पाकिस्तान की टीम का मुकाबला ग्रुप बी की टॉप पर रही बांग्लादेश की टीम से होगा। दोनों मैचों की विजेता टीम के बीच 21 दिसंबर को फाइनल खेला जाएगा। नॉर्डिक वुशु इंटरनेशनल चैंपियनशिप में यूपी के गाजियाबाद की यशिका के सिल्वर मेडल जीतकर देश लौटने पर जोरदार स्वागत हुआ। 19 वर्षीय यशिका ने स्वीडन के स्टॉकहोम में 12 से 14 दिसंबर तक आयोजित चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 48 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। यशिका के लौटने पर परिवार और कोच समेत बड़ी संख्या में लोग स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां यशिका को फूल मालाओं से लादकर स्वागत किया गया और सब डांस कर यशिका की जीत की खुशी मनाते नजर आए।
यूपी के नोएडा में 24 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का आयोजन होगा, जिसमें कुल 12 टीमों के बीच 63 मुकाबले होंगे। इस लीग में आधे ब्रिज की माटी के खिलाड़ी और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस आयोजन को लेकर मथुरा में ट्रॉफी का अनावरण किया गया। साथ ही ब्रिज स्टार्स टीम का थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज।